हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर मेटल्स एंड नॉन, जहाँ पर हम मेटल्स की फिजिकल और केमिकल कर रहे थे। फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने कंप्लीट कर ली थी सारी और केमिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर रहे थे। चलिए यहाँ पर केमिकल आगे बढ़ाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात कर रहे थे रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज को हमने लर्न कर लिया था, कैसे याद करेंगे इसके लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई थी। वो ट्रिक क्या है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस ज़ेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड। तो यहाँ पर इस ट्रिक से हमें पूरी रिएक्टिविटी सीरीज याद हो गई थी अपने लास्ट लेक्चर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि कैसे कैसे एटम जो है वो कंबाइन हो रहे थे ना, कंबाइनिंग। पहले हम एक और चीज बात कर रहे थे कि वैलेंस शेल क्या होता है, आउटर मोस्ट शेल जिसको हम वैलेंस शेल बोलता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर लूज या गेन होते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, किसी एटम का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, उसे कहा जाती है उसकी वैलेंसी। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर सोडियम की बात की तो सोडियम में हमने देखा कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन। ठीक है, लेकिन अगर हम इन इलेक्ट्रॉन को शेल्स में देखें, इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट शेल में, उसके पास क्या है? ए शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और एम शेल में केवल 1 ही इलेक्ट्रॉन है। जबकि कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए। ये ऑक्टेट रूल है। ठीक है, तो ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन में ये स्टेबल होगा, लेकिन 8 इलेक्ट्रॉन तो है नहीं इसके पास। तो ये क्या करता है? अपना इस एक इलेक्ट्रॉन को भी किसी को दे देता है, किसी को दे देता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से लूज कर लेता है, जिस वजह से यहाँ पर ये वाला जो एल शेल है अब ये बन जाता है इसका आउटर मोस्ट शेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 और प्रोटॉन हो जाएंगे 11, यानी कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर कम है, जिस वजह से Na के साथ क्या आ जाता है? एक पॉजिटिव चार्ज Na। वैसे ही सेम क्लोरीन के केस में हमने देखा एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन किससे ले ली थी? अब कौन देगा उसको? सोडियम ने इसको मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई क्योंकि इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन थे, 17 प्रोटॉन थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन एक और इसको मिल गया तो 18 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हो गया। प्रोटॉन अभी भी कितने हैं? 17 है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसलिए इस पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, वैसे जो ये Na पॉजिटिव यहाँ पर बनता है, क्या बनता है? Na पॉजिटिव। यहाँ पर जो ये Cl नेगेटिव बनता है इसे कहा जाता है कैटायन। कैटायन हम किसे कहेंगे? जो भी पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज को, और जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उसे कहा जाएगा एनायन। ठीक है, एनायन क्या है? कोई भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है उसे कहा जाएगा एनायन। फिर हमने बात की कैसे ये बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो ये रहा Na, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, वो उसने किसको दे दिया? क्लोरीन। आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन, वो उसने किसको दे दिया? क्लोरीन को। अब इसके पास कितने? 2,8 और क्लोरीन के पास कितने? 2,8,8। ठीक है, ये क्या बन गया? Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और इन्होंने क्या बनाया? NaCl बना दिया। क्या बनाया? NaCl। NaCl में अगर हम देखें तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव इस तरीके से जुड़े हुए हैं। किससे? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है? जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जुड़े हुए हैं, ये एक साथ हेल्ड है। की वजह से हेल्ड है क्योंकि इनके बीच क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ है ना। इसने इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया है और इसने एक्सेप्ट किया है, इसने इसको दिया है, इसने इससे एक इलेक्ट्रॉन लिया है। क्लियर है? चलिए, तो NaCl डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑपोजिटिवली चार्ज्ड आयन। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हाँ, तो ये दोनों कंबाइन होकर के एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। इतना हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया। सेम ऐसे ही कि मैग्नीशियम के केस में देखें। ठीक है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 12। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए इसको?
2 इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में, कितने और चाहिए, 6 और चाहिए, तो 6 इलेक्ट्रॉन कहीं से लेना इसके लिए बहुत मुश्किल। क्या कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो यह क्या बन जाएगा, Mg+2। ठीक है, और मान लीजिए 2 क्लोरीन है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए ना इससे किसको, 2 क्लोरीन है हमारे पास, तो एक क्लोरीन को इसने दोनों क्लोरीन को अपना एक एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। इस तरीके से Mg के पास कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन इसने इस क्लोरीन को दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन के पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास हैं। अब इन 7 क्लोरीन में एक एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम इनको दे देगा, जिससे इनका ऑक्टेट हो जाएगा कंप्लीट। अभी यहाँ Mg के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 2,8 इलेक्ट्रॉन बचेंगे केवल। इस क्लोरीन के पास 2,8,8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इस क्लोरीन के पास भी इतने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अच्छा, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे Mg के पास, पहले थे 2,8,2। इसके पास पहले कितने थे, 2,8,7। इसके पास भी 2,8,7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद ये 2,8 बन गया है, ये क्या बन गया है, 2,8,8 और ये भी 2,8,8। 8,8 का मतलब ये है कि इतने तो इलेक्ट्रॉन थे ही, 7 तो थे ही, एक और मिल जाएगा तो 7वां क्या हो जाएगा, 8 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बॉन्ड बन गया Mg+2Cl2। ठीक, चलिए, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये किससे बने हैं, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बने हैं। यानी कि सिंपल क्या हुआ है, मैग्नीशियम ने अपने इलेक्ट्रॉन इन दोनों को दे दिया, यानी कि एक तरह से इसने अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ इन दोनों क्लोरीन को ट्रांसफर कर दिए। क्या क्लोरीन में भी इलेक्ट्रॉन दिए, क्लोरीन ने क्या इलेक्ट्रॉन दिए, नहीं दिए, क्लोरीन ने केवल वहां से जो ट्रांसफर हो रहे थे उन्हें ले लिया। ठीक है, टू फॉर्म अ मेटल टू अ नॉन मेटल। अब मेटल, मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर कौन करता है, मेटल ट्रांसफर करता है, किसको, नॉन मेटल को। ठीक है, चलिए, कॉल्ड आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, तो इन्हें आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी कहा जाता है, और इनके बीच में होता है, के बीच में होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इस वजह से। ठीक है, चलिए, दूसरी चीज हमने देखा कि कैसे बन रहा है, मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है नॉन मेटल को। ठीक है, तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, आयनिक कंपाउंड भी कहा जाता है। इनके बीच का जो बॉन्ड है, अगर हम इनके बीच के बॉन्ड देखें तो उसे कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या कहा जाता है, आयनिक बॉन्ड बोल सकते हैं हम, आयनिक बॉन्ड वैसे आयनिक कंपाउंड है, तो इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी इन्हें कहा। क्वेश्चन भी आता है ऐसे कि क्या आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये बनाते हैं MgCl2, आपको ये ध्यान रखना। अभी तक हमने फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 देख लिया है, इतना आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। टेक सॉल्ट सैंपल्स लाइक सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, ऐसे कुछ सॉल्ट सैंपल आपको लेने हैं। अब आपको क्या करना है, हीट ईच सैंपल ऑन द फ्लेम यूजिंग अ स्पैचुला। तो स्पैचुला की मदद से आपको क्या कर लेना है, फ्लेम में इनको हीट कर लेना है। दे डू नॉट मेल्ट, आप देखोगे कि ये मेल्ट नहीं हो रहे। फ्लेम कलर चेंजेस, फ्लेम का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, जैसे NaCl में हो जाएगा ऑरेंज येलो, Ki में हो जाएगा वॉयलेट, और BaCl2 में हो जाएगा ग्रीन। मेक अ सर्किट एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ ईच सॉल्ट। आपको क्या करना है, इस तरीके से एक सर्किट जो है वो तैयार कर लेना है, एंड इंसर्ट द इलेक्ट्रोड्स इनटू अ सॉल्यूशन ऑफ ईच सॉल्ट, और इन इलेक्ट्रोड्स को हर एक सॉल्यूशन के सॉल्ट में आपको डालते जाना है। सॉल्ट सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो आप क्या देखोगे कि जो सॉल्ट सॉल्यूशन वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा, बल्ब ग्लो होगा। क्लियर है, चलिए, तो ये थी आयनिक कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज। अब इनके फिजिकल नेचर के बारे में बात करते हैं, सॉल्ट के फिजिकल नेचर, सॉरी आयनिक कंपाउंड के फिजिकल। दे आर सॉलिड एंड हार्ड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव आयंस। अब ये ध्यान रखना है, इनके बीच में पॉजिटिव नेगेटिव आयंस है, यानी कि इनके बीच में क्या अट्रैक्शन का एक स्ट्रॉन्ग फोर्स, जो हमने बात भी की थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में, जिस वजह से ये काफी हार्ड होते हैं और सॉलिड होते हैं। ठीक है, ये ब्रिटल भी होते हैं और पीसेस में टूट जाते हैं,
ब्रिटल होती हैं, अगर उन्हें हैमरिंग की जाए तो वो क्या हो जाते हैं, पीसेस में टूट जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये जो आयनिक कंपाउंड है इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। हाई क्यों है, क्योंकि इनके बीच का जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग फोर्स है, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग अट्रैक्शन है इनके बीच में, तो क्या होगा, इनको मेल्ट करने में या बॉईल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि इनके बॉन्ड को टूटने में भी तो टाइम लगेगा। जितना स्ट्रांग बॉन्ड होगा उतना टूटने में से समय लगेगा, जिस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। Because much energy is needed to break the strong interionic attraction. इंटरआयनिक अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग या हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देना पड़ता है। जैसे दो फ्रेंड्स है यहाँ पर, है ना, दो फ्रेंड ये हैं ए और बी, और दो फ्रेंड है सी और डी, ए बी और डी। अब ए और बी की जो फ्रेंडशिप है, दोस्ती है, वो है लगभग 2 मंथ से, और सी डी की जो फ्रेंडशिप है वो है लगभग 10 ईयर से, है ना, 10 साल से ये दोस्त हैं। ये कितने, केवल 2 महीने से दोस्त हैं। अगर हम देखें तो ज्यादा स्ट्रांग दोस्ती किसकी, ए बी की या सी डी की? ऑफकोर्स सी डी की ज्यादा स्ट्रांग दोस्ती है। अगर हमें दोनों की दोस्ती तोड़वानी है, ए बी की और सी डी की, इन दोनों की, इन चारों की दोस्ती तोड़वानी है, तो किसकी दोस्ती तोड़वाने में हमें कम समय लगेगा? देखो, ए बी की दोस्ती तोड़वाने में हमें कम समय लगेगा, क्योंकि ये तो कुछ समय, 2 महीने से, 2 महीने में दोस्त बन, 2 महीने से केवल ये दोस्त हैं। क्या कर सकते हैं, हम आसानी से इनकी दोस्ती को यहाँ पर तुड़वा सकते हैं। लेकिन जो ये 10 ईयर से दोस्त है सी और डी, इनकी दोस्ती को हम इतनी इजीली नहीं तोड़वा सकते, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें इनकी फ्रेंडशिप को ब्रेक करने के लिए, बहुत ज्यादा मेहनत यहाँ पर करनी पड़ेगी। ऐसे ही जो बॉन्ड है वहां पर भी यही होता है, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है या स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उन्हें तोड़ने के लिए भी हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, यानी कि ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई करना पड़ता है। और जिनके बीच में बॉन्ड जो है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन का फोर्स नहीं है, उनका बॉन्ड हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं कम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, यहाँ पर आयनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में। सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो जनरली ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनसॉल्युबल इन कैरोसिन और पेट्रोल। ठीक है, तो वाटर में जनरली ये सॉलिड होते हैं और कैरोसिन पेट्रोल इनमें इनसॉल्युबल होते हैं। तो कुछ आयनिक कंपाउंड यहाँ पर हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे NaCl, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आप देख सकते हैं कितना है। अच्छा, कैल्शियम ऑक्साइड को देखें अगर हम, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अगर आप ध्यान से देखो बहुत ज्यादा हाई है। ऐसी MgCl2 का भी है, मेल्टिंग पॉइंट इतना ज्यादा हाई नहीं है लेकिन बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है बाकियों के कंपैरिजन में, अगर हम LiCl के कंपैरिजन में देखें तो। बाकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबके ही क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, हाई दिख, क्लियर है? चलिए, तो समझ में आ गया कि इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये ब्रिटल होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं, कैरोसिन और पेट्रोल में सॉल्युबल नहीं होते। क्लियर, नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के बारे में बात। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन का एग्जांपल तो पहले भी देख लिया था। इट अकर्स थ्रू अ सॉल्यूशन बाय द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट की वजह, सॉल्यूशन ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इन वाटर कंटेन्स आयंस। तो आयनिक कंपाउंड का वाटर में जो सॉल्यूशन है उसमें आयंस तो होते हैं। When electricity is passed, ion move to opposite electrodes. जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो आयन जो है वो अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं। सॉलिड आयनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉलिड आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज आयंस कैन नॉट मूव ड्यू टू रिजिडिटी। क्योंकि रिजिड होने की वजह से सॉलिड में तो आयंस मूव नहीं कर पाएंगे, तो केवल और केवल ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन स्टेट में कंडक्ट कर रहे हैं। क्योंकि मॉल्टन स्टेट में क्या होगा, आयंस मूव कर पाएंगे, और बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस आर ओवरकम ड्यू टू हीट। इनके बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी ओवरकम हो जाएगा, किसकी वजह से, मॉल्टन स्टेट में, तो यानी कि हीट की वजह से। दस द आयंस मूव फ्रीली एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी।
जिस वजह से आयंस फ्रीली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो सिंपल सी बात ये थी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन सॉलिड स्टेट में नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि रिजिड होगी, जो आयंस है मूव नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं क्योंकि आयंस मूव कर रहे हैं, इस वजह से। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट में आयंस मूव नहीं करेंगे रिजिडिटी की वजह से, तो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इनकी मॉल्टन स्टेट में, तो मॉल्टन स्टेट में हीट की वजह से क्या होगा, इनका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ओवरकम हो जाएगा, जिस वजह से आयंस जो है वो फ्रीली मूव कर पाएंगे। फ्रीली मूव कर पाएंगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक लाइन में आपको समझ में आ गया होगा। कौन कर सकता है कंडक्ट, कौन नहीं कर सकता? क्लियर है? नोट कीजिए इतना। चलिए आगे, द अर्थ। अब मेटल्स की अकरेंस के बारे में बात करते हैं। ये मेटल जो है, ये पढ़ लिया मेटल की प्रॉपर्टीज क्या हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, कैसे मेटल्स और नॉन मेटल्स मिल करके क्या बना रहे हैं, आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं, NaCl। सोडियम क्या है, मेटल है। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, MgCl2। Mg क्या है, हमारा मेटल है, और Cl क्या है, नॉन मेटल है। तो कैसे मेटल और नॉन मेटल मिल करके आयनिक कंपाउंड बना रहे हैं। ये आयनिक कंपाउंड की क्या प्रॉपर्टीज हैं, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनका हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं ये जो मेटल्स हैं ये आते कहाँ से, है ना। अब ये हम सब जानते हैं कि मेटल्स हमारे अर्थ क्रस्ट में होते हैं, उनको लाते हैं, फिर उनको एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से, फिर जाकर के हमें मेटल्स मिलते हैं। लेकिन ये प्रोसेस क्या है पूरी, इस प्रोसेस को हम समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं मेटल्स की अकरेंस से। अर्थ क्रस्ट इज द मेजर सोर्स। अर्थ क्रस्ट क्या है, मेजर सोर्स है मेटल्स का। दे आर फाउंड इन द फ्री स्टेट और एज कंपाउंड। यहाँ पर ये फ्री स्टेट एज वेल एज कंपाउंड की स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। फ्री स्टेट या तो कंपाउंड की स्टेट में प्रेजेंट होते, कहाँ पर, अर्थ क्रस्ट में। सी वाटर ऑल्सो कंटेन soluble salt such as सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एक्सेट्रा। और जो सी वाटर है उसमें भी क्या होता है, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे soluble salt होते हैं। ठीक है, अब soluble salt से क्या लेना देना, मेटल। सोडियम क्या है, मेटल। मैग्नीशियम क्या है, मेटल। ठीक है, द एलिमेंट और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर कॉल्ड। जो एलिमेंट या कंपाउंड नेचुरली हमारे अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है मिनरल्स। तो मिनरल्स आपको ध्यान रखना है, इनको कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो नेचुरली अकर होते हैं हमारे अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट कंपाउंड, उन्हें कहा जाता है मिनरल्स। The minerals that contains a very high percentage of particular metal are called ore। और ये जो मिनरल है जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिल रहे हैं, इनमें अगर कोई पर्टिकुलर मेटल जो है हाई परसेंटेज में पाया जाता है तो उसे कहा जाएगा ओर। क्या कहा जाएगा, मान लो कोई मिनरल है और उसमें जो है किसी भी मेटल का, कोई भी मेटल आप मान लो उसका परसेंटेज जो है ज्यादा है तो उसे कहा जाएगा ओर। ठीक है, क्लियर है? अब आप समझ गए हैं कि अर्थ क्रस्ट के अलावा सी वाटर में भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे सॉल्युबल सॉल्ट। के अलावा हमने बात की कि एलिमेंट और कंपाउंड जो हमारे अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, मिनरल्स। और अगर इनमें कोई पर्टिकुलर मेटल ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट है तो इसे कहा जाएगा ओर। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ और आप देख पा रहे होंगे, इन्हें आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने बात की अक्रेंस ऑफ मेटल की। इसके बाद हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।